सो गाइस देखते फॉक थिएटर्स। तो इंडिया में फॉक थिएटर्स की शुरुआत, जो एंटरटेनमेंट का पार्ट की शुरुआत मिलती है, वो हमें मिलती है एंसेंट पीरियड में, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन को आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जब खोदा था, वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन मिला। वहाँ पर पुराने टाइम में क्ले डॉल्स मिली थी, मतलब जो मिट्टी की गुड़िया मिली थी। यानी गुड़ियों से खेलना इंडिया में इंटरटेनमेंट का सोर्स बहुत पहले से रहा है, जहाँ पर गुड़ियाओं के साथ खेला जाता है। ठीक है, तो क्ले डॉल्स वहां पे मिली थी। बाद में जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, इंडिया में क्या हो गए, अलग अलग तरीके की डॉल बनने लगी। लाइक वुड, जो मटेरियल यूज होने लगा, जैसे वुड, वूल, लेदर और फिर आइवरी, इस तरह के मटेरियल को यूज करके गुड़िया बनाए जाने लगी। तो गुड़ियाओं का खेल जो है इंडिया का सबसे पुराना इंटरटेनमेंट का सोर्स निकलता है। तो फॉक थिएटर्स, जो कि सबसे पहले थिएटर्स जो चलते थे एकदम पुराने टाइम के, उसका अगर हम लोग ले तो उसमें सबसे पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है, दैट इज पपेट्री, जिसे कह सकते हैं हम लोग पपेट्री इंग्लिश में, राइट। कठपुतली जिसे कहते हैं, यानी कि गुड़ियाओं का खेल जो काफी ज्यादा फेमस हुआ अलग अलग जगह पे, पपेट्री जिसे कहते हैं, और इसे हम लोग वुडन पपेट भी कह सकते हैं, राइट। वुडन यानी लकड़ी की, पपेट यानी गुड़िया, पपेट्री यानी कठपुतलियों का खेल, जिसे हिंदी में कठपुतली कहा गया। और बहुत फेमसली आज भी राजस्थान में इसे प्रथा चलती है। राजस्थान साइड बहुत ज्यादा लोग आज भी कठपुतली का खेल देखने जाते हैं और बहुत ज्यादा फेमस है। सो पपेट्री ये गेम जो है सबसे पुराना गेम मिलता है, क्योंकि इंडिया में गुड़ियाओं का खेल बहुत पहले से होते आता था। सो वुडन पपेट्री यानी लकड़ी की गुड़ियाएं जो होती थी, जिन्हें कठपुतली का गेम खिलाया जाता था। ठीक है, सो इस तरह से ये गेम होने लगे, जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में मिला है, वैसे ही इजिप्ट में और ग्रीस में भी जो पुराने एंसेंट साइट्स मिली, वहां पर इस तरह से डॉल से खेलने की प्रथाएं मिली है। सो दैट्स मतलब ये फॉर्म जो है एकदम ओल्डेस्ट फॉर्म हम लोग कह सकते हैं इंटरटेनमेंट का। एकदम ओल्डेस्ट फॉर्म जो था वो गुड़ियाओं के साथ खेलना हो गया, राइट। सो ये दो तरीके से अलग अलग मिलता है हमें। यहाँ पर हम लोग देखिए आपके स्क्रीन पे आपको फोटो दिख रहा है कठपुतली खेल का, राइट। ये है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे धागे से जुड़े हुए आप देख सकते हैं, इनके हाथ और इनके जो सारे मतलब हाथ, आर्म्स और चलने के जो सारी चीजें होती है वो धागे से जुड़ी होती है, और उसे धागे से लोग मैनेज करते हैं, राइट। सो इस तरह से कठपुतली का खेल होता है। आप इसे, एक गाना भी आया था फाल्गुनी पाठक का, जिसके अंदर आपने कठपुतली खेल का देखा होगा। सो इस तरह से कठपुतली का खेल होता है, और वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चलता है आज भी। इसके दो स्टाइल अलग अलग इंडिया में मिलते हैं। जब भी हमने स्टडी किया एंसेंट पीरियड में, हिस्टोरियन ने जब भी स्टडी की, दो अलग अलग स्टाइल मिल जाते हैं। उसमें से एक स्टाइल मिलता है राजस्थानी स्टाइल, राजस्थान की साइड का। दूसरा स्टाइल मिल जाता है नॉर्थन इंडिया का, जहां पर भी कुछ अलग अलग साउथर्न रीजन ऑफ इंडिया में भी इस कठपुतली के खेल होते हैं, वो अलग तरीके से होते हैं। और राजस्थान, इस तरह से दो अलग अलग स्टाइल्स मिल जाती है। ज्यादातर स्टेट जहां पर ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ, जिनके स्टेट्स तो सबसे ज्यादा हुए, कठपुतली खेल शुरू में बहुत छोटे लेवल पे होता था, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, ये बढ़ने लगा। तो फिर ये बड़े लेवल पे होने लगा। पूरब और पश्चिम जो मूवी आई थी जिस भारत की, मनोज कुमार की, उसके अंदर भी कठपुतली खेल के ऊपर पूरा एक डांस है, राइट। आप देख सकते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सॉन्ग, यूट्यूब पे आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सॉन्ग फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट, राइट, इस तरह से। सो और जो स्टेट्स है जहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे राजस्थान का नाम मैंने पहले ले लिया, और साउथर्न स्टेट है वहां पे, तो उसमें वो जिनका नाम आता है दैट इज उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, राजस्थान, तो मैंने आपको बताया असम में भी बहुत ज्यादा फेमस हुए थे कठपुतली के खेल। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो आज का है, वहां पर भी बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला, ये सारे स्टेट्स हुए जहाँ पे कठपुतली के खेल, वुडन पपेट के खेल बहुत ज्यादा ही चले, राइट। इनके स्टेट्स तो आज भी वहां पे होते हैं। जब भी हम लोग कल्चरल किसी साइड पे, हेरिटेज साइड पे चले जाते हैं, वहाँ पे नाइट टाइम पे ऐसे शोज देखने मिलते हैं आपको स्टेट्स को कठपुतली के, जहाँ पे आप जाके इजीली देख सकते हो और उस ट्रेडिशन का आज भी मजा ले सकते हो जो पुराने टाइम से चले आ रहा है, राइट। यहाँ पर जो कठपुतली खेल करता है, जो करवाता है, मतलब जो उसको पूरा हैंडल करता है, जो नरेटर होता है, द नरेटर ऑफ दी कठपुतली स्टेज शो, जिसे वुडन पपेट शो जो है, उसका स्टेज शो का जो नरेटर होता है, नेम उसको हिंदी में, मतलब इसे आज भी सूत्रधार कहा जाता है। एंड सूत्रधार का जो रोल होता है दैट इज वेरी क्रूशियल रोल, बहुत ही क्रूशियल रोल होता है, क्योंकि आप ध्यान से कभी देखिए ये सारी चीजें, आपको पता चलेगा कि अलग अलग हाथों से एक एक रस्सी को मैनेज किया जाता है, कैसे हाथ हिलाए, जो बोल रहा है उसका हाथ हिलाए। तो ये वेरी क्रूशियल रोल है। आप कठपुतली खेल को यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हो। सो इट्स रियली अ वेरी अमेजिंग ट्रिक, जहां पर आप देख सकते हो किस तरह से अपने दिमाग को शार्पनेस के साथ यूज करते हो सूत्रधार। सो दैट्स वाई कठपुतली खेल में सूत्रधार का रोल जो होता है वो वेरी क्रूशियल रोल होता है। और आज भी कठपुतली खेल बहुत सारे इंडिया में अलग अलग जगह पे होते हैं, बट दैट्स अ वेरी ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ
इंटरटेनमेंट जिसे हम लोग कह सकते हैं। देन कम इसके बाद कुछ बहुत सारी चीजें आई, जैसे कि आज महाराष्ट्र में जो सबसे फेमस अभी भी चलता है, काफी सारी जगह पे आज भी चलता है, दैट इज दशावतार थिएटर। ठीक है, दशावतार थिएटर होता है। 10 अवतार वर्ड मेड फ्रॉम द टू डिफरेंट वर्ड, दैट इज 10 अवतार किसके थे? आप हिस्ट्री से रिलेटेड हो, आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप जान सकते हो वेरी इजीली कि विष्णु भगवान के 10 अलग अलग अवतार हैं। सो दशावतार थिएटर जो होता है उसमें क्या होता है, ये महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसमें क्या होता है कि भगवान विष्णु के 10 अलग अलग अवतार के रिलेटेड परफॉर्मेंसेस की जाती है, पब्लिक भी उसमें परफॉर्म करती है, स्टेज शो होते हैं अलग अलग जगह पे। जिस तरह से रामायण जो राम कथाएं चलती रहती है, सेम उसी तरह से दशावतार थिएटर चलता है। सो भगवान जी विष्णु के 10 अवतार जो है, जिसे हम लोग कहेंगे मत्स्य है, कुर्मा है, वर्धा है, नरसिम्हा है, वामन अवतार भी है भगवान विष्णु का, परशुराम अवतार है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, एंड फाइनल वी कैन से कल्कि अवतार। तो इस तरह से जो 10 अवतार है, इन 10 अवतार का पूरा रोल प्ले वहां पे करते हैं ये लोग, और इस रोल प्ले के साथ वो लोग भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में पूरे इन्फॉर्मेशन देते हैं, किस तरह से उनका जन्म हुआ था, क्या क्या गलत शक्तियां जो यहाँ पर थी उन्होंने खत्म किया, और किस तरह से भगवान विष्णु ने अलग अलग अवतार में जब भी पाप बढ़ा तो आए। ये डिटेल में आप इस तरह से भी देख सकते हो। और एक सीरियल भी आया था बहुत पहले, विष्णु पुराण, जहां पर इन डिटेल में भगवान विष्णु के 10 अवतार के ऊपर भी इन डिटेल में बताया गया। सो दैट्स व्हाट 10 अवतार थिएटर्स है, यानी इंटरटेनमेंट शोज जब से भी इंडिया में आया वहां पर उस टाइम की भी हिस्ट्री को किस तरह से प्रिजर्व और सिक्योर करने की कोशिश की गई। और आज भी 10 अवतार थिएटर होता है तो हम उस हिस्ट्री को प्रिजर्व और सिक्योर पाते हैं कि हाँ, आज भी पुराने टाइम से चले आ रही प्रथाएं चल रही है, बहुत अच्छे से आज भी उन्हें प्रिजर्व किया जा रहा है, राइट। ट्रेडिशनली इसमें क्या होता है, एक्टिंग जो होती है, मेकअप जो होता है, और जो स्टाइल्स जो होते हैं, कपड़े कॉस्ट्यूम जो होते हैं, ठीक है, ड्रेसिंग, ये सारी चीजें पूरे ट्रेडिशनल होते हैं। ट्रेडिशनल वे में ये लोग पूरा करते हैं। मोस्टली ये जो फॉर्म्स दशावतार थिएटर्स होते हैं मोस्टली म्यूजिकल फॉर्म में होते हैं, मतलब इसमें बोलना बहुत कम होता है, काफी कम चांसेस होते हैं जहां पर थोड़े डायलॉग्स होते हैं, आपस में बातचीत होती है, अदरवाइज ये पूरा म्यूजिकल फॉर्म में होता है, मोस्टली म्यूजिकल फॉर्म में होता है, राइट। जिसमें जो भी अवतार, मतलब जो रोल प्ले कर रहा है, जो पर्सन रोल प्ले कर रहा है, जैसे वो मान लीजिए विष्णु जी के अवतार है कृष्ण, उनका रोल प्ले कर रहा है, तो मास्क जो पहनता है दैट इज वुडन मास्क, वो भी एक लकड़ी का मास्क होता है। सो ही यूज्ड टू वियर द वुडन मास्क ऑफ कृष्ण, अगर वो कृष्ण का अवतार पे रोल प्ले कर रहा है। इस तरह से 10 दिन अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग जितने दिन का रोल प्ले है उसके अकॉर्डिंगली वो जो टाइम पे जो अवतार वो लोग लेते हैं, उस तरह से वो वुडन मास्क उसमें प्रिपेयर उसको पहनते हैं, ठीक है। और ये लास्ट में जब शो एंड होता है, थिएटर एंड होता है, मतलब 10 अवतार पूरे जब भगवान के हो जाते हैं, तो शो एंड विद द ब्रेकिंग ऑफ दही हंडी के ब्रेकिंग, दही हंडी को तो फोड़कर इसको 10 अवतार को मतलब एंड किया जाता है। तो दही हंडी क्या होती है, तो इथन पॉट ऑफ कर्ड, जो दही से बनी हुई हंडी होती है, आपको बहुत अच्छे से पता है, महाराष्ट्र में भी दही हंडी बहुत अच्छे से मनाई जाती है ना। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी जिसे कहते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, उसके अगले दिन मॉर्निंग में दही हंडी अलग अलग जगह पे फोड़ी जाती है। तो ये दही हंडी के एंड फोड़ने के साथ 10 अवतार थिएटर्स जो इनका शो का स्टेज एंड होता है, राइट। इस तरह से आज भी इंडिया में 10 अवतार थिएटर्स होते हैं, यानी ये इसके बाद एक बहुत ही ओल्डेस्ट फॉक थिएटर कह सकते हैं हम लोग महाराष्ट्र में, दैट इज 10 अवतार थिएटर। इसके बाद जो हमें आगे चीजें देखने मिलती है वो तो आज तक चली आ रही चीजें हैं। इसमें आता है सबसे पहले जो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज भजन। यू आर वेरी मच फैमिलियर विद द भजन। भजन क्या होता है, तो आपको जब भी कोई भजन बोले, भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का नाम आ जाता है सामने। भजन यानी भगवान के भक्ति के गीतों को गाना, सिंगिंग ऑफ डिवोशनल सॉन्ग, राइट। भजन का मतलब हो गया सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग, राइट। सो जो भी डिवोशनल सॉन्ग है, धार्मिक सॉन्ग जो भी है, उन्हें गाना, ये एक बहुत पुरानी इंटरटेनमेंट की प्रथा रही मंदिरों में। भारत जो है बहुत तेजी से ग्रो होता था। भारत ने इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए अलग अलग फेस्टिवल्स बनाए, जितने फेस्टिवल भारत में उतने दुनिया में नहीं है। फेस्टिवल्स है, गेम्स है, म्यूजिक भी आज इंडिया में जितना ज़्यादा डेवलप्ड है, वहाँ कोई पूरी दुनिया में कहीं तक इतना डेवलप नहीं है। इतने इंस्ट्रूमेंट है इंडिया में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने की पूरी दुनिया में जल्दी कोई जानता भी नहीं। इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट इंडिया में बने और इतने ज़्यादा यूज हुए। अलग अलग संत हुए, संत तुकाराम जी हुए, संत ज्ञानोबा हुए, ज्ञानेश्वर जी महाराज, ठीक है, संत नामदेव हुए, इन्होंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज किए। तो ये सारे जो विठोबा जी हुए, राइट, तो इन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादातर लोग जानते भी नहीं है। तो इस तरह से क्या हुआ, इंडिया में डिवोशनल सॉन्ग सिंग करना,
इसकी प्रथा बहुत पहले से चल रही है और भजन जो है वो बहुत पहले से इंडिया में चल रहे हैं। भजन के दो वेरी इंपॉर्टेंट वेज जो है इंडिया में देखने मिल जाते हैं, राइट। पहला मिल जाता है हमें चक्री भजन, दूसरा होता है संगी भजन। चक्री भजन में क्या होता है, हम लोग भजन गाते गाते सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, मूविंग विद अ सर्कुलर फैशन एंड विदाउट ब्रेक जो है कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन में घूमते घूमते भजन गाया जाता है, भगवान की भक्ति में पूरा तन्मय हो जाता है। इसमें क्या होता है, सारे लोग इसमें कर रहे हैं, दैट इज चक्री भजन, यानी कि जो सुन रहे श्रोता नहीं होता इसमें, कोई सभी लोग एक साथ इन्वॉल्व है, पार्टिसिपेटेड है। ये लोग एकदम ताल में भजन करते हैं, जो भजन जो है वो ताल में होता है। इसमें ढोलक की ताल के ऊपर वो लोग करते हैं, मृगंदम जो होता है, मृगंदम की ताल के ऊपर, पखराज की ताल के ऊपर कंटिन्यूसली बहुत विदाउट ब्रेक किया जाता है, दैट इज भजन। एक चक्री भजन हो गया। इसके बाद संगी भजन जो होता है, इसमें जो एक्टर है, जो सिंगर है, वो एज ए डिवोटी रोल प्ले करता है। वो एज ए डिवोटी क्या करता है कि भजन मतलब भक्त बनकर वो ही पूरा रोल प्ले करता है, वो भजन गाता भी है और साथ में वो भक्तिमय सबके लिए प्रस्तुति भी करता है। सो दैट्स व्हाट भजन दो तरीके से हो गए, चक्री भजन, संगी भजन। महाराष्ट्र में क्या हो गया, संत नामदेव जी ने माफ कीजिएगा संत तुकाराम जी महाराज ने एक न्यू भजन के तरीका भी लाया था, दैट इज खंजरी भजन, राइट। सो उसमें क्या हो गया, उन्होंने ये जो बजाने जो होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे नारायण जी यूज करते थे, आपको पता होगा, नारायण कहते थे, दैट वाज यूज्ड इन दैट, तो दैट इज खंजरी भजन, ओके। अब इस तरह से भजन की जब देखें हम लोग बात, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, वो हुआ है नॉर्थ इंडिया में, जहां पर संत तुलसीदास जी हुए, जहां पर संत तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई हुए और कबीर जी, जिनका नाम हमेशा ही इंडिया भजन में जब भी बात आती है, दोहे उन्होंने बहुत सारे लिखे, उन्होंने चौरस लिखे बहुत सारे, जहां पर भगवान की डिवोशनल चीजें बहुत ज्यादा हमें मिल जाती है। जैसे मैंने नाम बोले कबीरदास जी के दोहे आज भी बहुत फेमस है। सूरदास जी जिन्होंने चौरठा लिखा था, सोरठा, वो भी बहुत ज्यादा चलता है, राइट। गुजरात साइड में हमें संत नरसिंह मेहता का नाम मिल जाता है, जिन्होंने बहुत ज्यादा डिवोशनल भजन लिखे हैं, राइट। उसके बाद हमें महाराष्ट्र में जो नाम मिलता है, तो वारकरी पंथ के संस्थापक जो कहे जाते हैं संत नामदेव जी का नाम मिल जाता है, जिन्होंने भजन में बहुत ज्यादा, इन्होंने भजन कीर्तन स्टाइल जो बनाया था वो टाइम पे, भजन विद कीर्तन, तो भजन कीर्तन में पूरा एक साथ हो गया था, और भजन कीर्तन के साथ बहुत ज्यादा ये फेमस हुए थे। तो जो महाराष्ट्र के पहले कीर्तनकार भी कहा जाते हैं वो भी संत नामदेव जी है। इसके बाद जो अगला फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट है फोक थिएटर में, दैट इज कीर्तन ओनली। सो इन महाराष्ट्र में कीर्तन को बहुत ज्यादा फेमस करने वाले और फर्स्टली स्टार्ट करने वाले ही संत नामदेव जी का नाम यहाँ पे हमें मिलता है, जिन्होंने इसे स्टार्ट किया है। और अगर इसके फाउंडर की बात करें हम, तो इसके फाउंडर बहुत पुराने ट्रेडिशन में जब भी हम लोग बात करें तो ट्रेडिशनली हमें नारद मुनि का नाम मिल जाता है, जिन्होंने कीर्तन को सबसे पहले स्टार्ट किया था। बट महाराष्ट्र में जो हमें नाम मिलता है वो संत नामदेव जी का नाम मिलता है। इसमें स्पेसिफिकली क्या स्पेशल चीज क्या है, कीर्तन और भजन में फर्क क्या होता है, तो कीर्तन में फर्क ये होता है कि कीर्तन करने वाले जो होते हैं, जिन्हें कीर्तनकार कहा जाता है, तो कीर्तनकार जो होते हैं वो खुद को इस तरह से ट्रेंड करते हैं कि वे हिमसेल्फ कैन डांस, दे हिमसेल्फ कैन प्ले इंस्ट्रूमेंट, एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दे कैन ओनली प्ले आल्सो, दे कैन डांस, दे कैन सिंग, और वो खुद उसके लिए क्या करते हैं, खुद को प्रोफेशनली ट्रेंड कर लेते हैं। सो इस तरह से ये लोग करते हैं, तो दैट इज नोन एज कीर्तन। आपको पता होगा कीर्तनकार और भजनकार बहुत सारे, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी आज बहुत बड़ा नाम किया है, जो बचपन में गाना गाती थी, नेहा कक्कर, वो बचपन में डिवोशनल सॉन्ग्स गाते थे, भजन और कीर्तन करते थे जगह जगह आके, आज बहुत बड़े क्या है, सिंगर है इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री में। सो दैट्स व्हाट इज द नो, कि उन्होंने किस तरह प्रोफेशनली भी अपना सब चीजें सीखी और कीर्तन में किस तरह प्रोफेशनली लोग ट्रेन रहते। इसके बाद बहुत सारे अलग अलग फॉर्म भी मिलते हैं, जैसे ललित है, जैसे पोहड़ा है, उसके लिए डिटेल में हम लोग देखते हैं और कि क्या है, तो और ये बहुत ओल्डेस्ट फॉर्म है। सो गाइज इसके बाद जो फॉर्म हमें मिलता है कीर्तन के बाद, दैट इज ललित। ललित जो है वो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ फोक स्टाइल थिएटर इन महाराष्ट्र, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है ललित। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग मतलब जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं वो स्टोरीज ऑफ कृष्णा एंड रामा को रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक के सामने। बहुत ज़्यादा फेमस है महाराष्ट्र में सबसे ओल्डेस्ट है। कहाँ पर फेमस है, तो गोवा एंड कोकण, इस तरह के रीजन जो है, गोवा एंड कोकण रीजन में ललित स्टाइल ऑफ जो है, ललित स्टाइल ऑफ ड्रामेटिकल, ललित स्टाइल ऑफ थिएटिकल परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा फेमस है और ओल्डेस्ट फॉर्म है, सबसे ओल्डेस्ट। इसके बाद आता है भरूड। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे फॉर्म है। इसके बाद आता है दैट इज भरूड। भरूड का मतलब जो है वो रोड शोज की तरह ही होता है एक हिसाब से, लेकिन इसमें भी
डिवोशनल गीत ही गाए जाते हैं, पर डिवोशनल गीत जो है, जो भक्तिमय गीत किसी स्पेसिफिक इंटेंशन से लोगों तक एक इथिकल मैसेज पहुंचाने के लिए गाए जाते हैं। मेटाफोरिकल सॉन्ग्स होते हैं जहां पर क्या होते हैं, स्पिरिचुअल या इथिकल लेसन्स लोगों तक प्रोवाइड किए जाते हैं। लोगों को क्या स्पिरिचुअल या इथिकल लेसन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। रोड शो स्टाइल में भरूड भी चलता है। भरूड का सबसे बड़ा नाम हमें मिल जाता है महाराष्ट्र में, जैसे संत एकनाथ के टाइम पे संत एकनाथ जी ने भरूड का बहुत ज्यादा यूज किया था। भरूड जो है उन्होंने ही महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डेवलप किया, जहां पर वो लोगों तक पहुंच कर लोगों को इथिकल लेसन्स देते थे, अच्छी अच्छी चीजें बताते थे बाय सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट। इसके बाद हमें जो मिलता है दैट इज तमाशा। ये तमाशा शोज के बारे में आपने वैसे भी सुना होगा, बहुत बार रोड पर भी तमाशा शो चलते रहते हैं। आप देख सकते हो कि लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्जाम्पल रस्सी पर चलना, या फिर कुछ टायर्स के साथ, जो राउंड शेप में टायर्स होते हैं उनके साथ खेलना, वो करके बताते हैं। छोटे टायर्स में पूरी बॉडी को अलग अलग शेप में वो लोग एडजस्ट करके बताते हैं। दैट ऑल नोन एज तमाशा, ठीक है। पर्सियन वर्ड है तमाशा, जिसका मतलब होता है प्लीजिंग साइट। प्लीजिंग साइट यानी खुशी वाली जगह, जहां पर जाकर खुशी मिलती है। 18th सेंचुरी में बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है तमाशा, इसीलिए हम लोग इसे न्यू पीरियड का, न्यू टाइम का भी चीज कह सकते हैं। बट ये पहले से भी चला आ रहा है, आज के टाइम में थोड़ा ज्यादा डेवलप हुआ था। तमाशा में जो प्लेज हुए, तो बहुत सारे अलग अलग प्लेज महाराष्ट्र में भी हुए। वाघ स्टाइल में बहुत सारे प्लेज हुए, अलग अलग एरियाज में उसकी बहुत सारी चीजें बनी। तो ये प्लेज धीरे धीरे क्या हो गए, बनने भी स्टार्ट हो गए। आज भी गुजराती प्लेस कुछ आप देखेंगे टीवी पे चलते रहते, तो ये प्लेस जो है बनने स्टार्ट हुए तमाशा में। सो इन प्लेस में कुछ प्ले बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, जिनके बारे में यहाँ पे बताया गया हमें बुक के अंदर। दैट इज विच्छा माझी पुरी करा, एंड जो सेकेंड नाम आता है दैट इज गाढ़वाचे लग्न। ये दोनों रोल प्ले बहुत ज्यादा ही फेमस हुए थे तमाशा में, इनका नाम हमेशा मिलता है। इसके बाद जो हमें मिला है दैट इज पोड़ा। पोड़ा इज अगेन अ फॉर्म ऑफ ड्रामा ओनली। ये सारे फॉर्म जो है इसके बाद जो भी आए दैट इज ड्रामा फॉर्म। इसमें सिर्फ ड्रामेटिकल हो रहा है, बट सिर्फ अलग अलग चेंजेस क्या है। ललित फॉर्म ऑफ ड्रामा जो था, इसमें क्या होता था, राम और कृष्णा जी की स्टोरीज जो है उनको रिप्रेजेंट किया जाता था। तमाशा में क्या हो रहा है, किसी पर्सन के ऊपर बात नहीं हो रही, यहाँ पर लोग जो सामने है वो खुद का ही तमाशा बना के किसी को इंटरटेनमेंट करते हैं, यानी खुद के ऊपर मजाक करना, खुद के ऊपर जोक करके लोगों को इंटरटेन करना। एंड पोड़ा इज अगेन अ फॉर्म जहां पर क्या होता था, ड्रामेटिकली रोल प्ले किए जाते थे, ड्रामेटिकली ड्रामा किया जाता था, प्लेस किए जाते थे। वो प्ले में क्या होता था, स्पेसिफिक किसी पर्सन को, किसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी को, किसी फोर्सफुल पावरफुल मैन एंड वुमेन, कोई भी पर्सनालिटी को। जैसे इसमें वो टाइम पे जब पोड़ा चल रहे थे बिफोर इंडिपेंडेंट हम लोग देखे, तो वहां पर उमाजी नायक जो है वो नेता थे, महात्मा गांधी जी जो थे, इनके स्टोरी, इनकी जो मतलब जीवनी, लाइफ के ऊपर लाइफ स्टोरीज करके बताई जाती है, दैट इज पोड़ा, राइट। सो इस तरह से हम लोग देखते हैं फोक थिएटर में कितनी अलग अलग चीजें जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती गई। पहले क्या हो रहा था, कठपुतली जहां पर सिर्फ स्पेसिफिक गुड्डा गुड्डियों का खेल हो रहा है, फिर वो भगवान के बाद आया, तो भगवान से आते आते यहाँ पर भगवान पर चल रहा है, इसके बाद क्या हो गया, पर्सन्स तक आने लगा। और इसके बाद आज के टाइम पे जो मूवीज बनती है वो पर्सन्स पर तो बनती है, बट वो मोस्टली क्या होती है, इमेजिनेशन स्टोरीज होती है। मूवीज जो होती है इमेजिनेशन स्टोरीज होती है, बहुत कम जो होती है वो रियल बेस्ड स्टोरी होती है, राइट। तो देखते हैं इन डिटेल में हम लोग मराठी थिएटर, उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है।